जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान से संबंधित यानी रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि एग्जाम्स के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का सेशन में। आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान यानी जो कि विज्ञान की एक शाखा है, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? यानी केमिस्ट्री जो है, सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान जो है किसका अध्ययन है, या रसायन विज्ञान का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज जीवधारी का, ऑप्शन बी इज पदार्थ एवं उसके गुणों का, ऑप्शन सी प्रकाश का, ऑप्शन डी बल का। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है, यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रसायन विज्ञान आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जानते हैं। वह विज्ञान जिसमें पदार्थ यानी मैटर, उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन यानी उसका जो कंपोजिशन, उसका गुण प्रॉपर्टीज और उनमें होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस का जो अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहा जाता है। अतः यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पदार्थ एवं उसके गुणों का अध्ययन है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में। यानी रसायन विज्ञान को पदार्थ और उसके गुणों का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रसायन विज्ञान को पदार्थ और उसके गुणों का विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। यदि बात किया जाए ऑप्शन ए की बात की करें तो यहाँ पर जो जीवधारी का जो होता है वो जीव विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। प्रकाश जो है वो भौतिकी से संबंधित है और बल भी जो है वो भौतिकी से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी रसायन विज्ञान का जो अध्ययन जो होता है, पदार्थ एवं उसके गुणों का अध्ययन होता है, जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, ऑप्शन ए इज अरस्तु, ऑप्शन बी इज डाल्टन, ऑप्शन सी इज लेवाजियर, ऑप्शन डी इज न्यूटन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। आधुनिक रसायन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर को कहा जाता है दोस्तों, जो कि 1743 से 1794 1794 जो कि फ्रांस में के रहने वाले हैं, उनको कहा जाता है ना। आधुनिक रसायन के जनक के रूप में एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर को कहा जाता है। उनको रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लेवाजियर ने यह सिद्ध किया कि दहन यानी बर्निंग और श्वसन जैसी प्रक्रियाएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की भागीदारी से होती है। उन्होंने बताया कि द्रव का संरक्षण का जो नियम दिया, उसमें उन्होंने बताया कि द्रव न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है दोस्तों, केवल उसका रूप चेंज होते रहता है यानी बदलता रहता है। और भी अन्य कारणों से भी लेवाजियर को रसायन का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में लेवाजियर को कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ डाल्टन, ऑप्शन बी इज़ न्यूटन, ऑप्शन सी इज़ थॉमसन, ऑप्शन डी इज़ बोहर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन, आइए देखते हैं दोस्तों। तो परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी जो है, जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी को दिया था दोस्तों। किसने दिया था? डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी को, याद रखिएगा 1803 ईस्वी को दिया था। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया दोस्तों? जॉन डाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, सभी पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों यानी एटम से मिलकर बने होते हैं और ये परमाणु अविभाज्य यानी इनडिविजिबल तथा अविभाजी होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुण में समान होते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। अतः यहाँ पर परमाणु सिद्धांत जो है सर जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने दिया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। ये जो है, तत्व यौगिक और मिश्रण का वर्गीकरण किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तत्व यौगिक और मिश्रण का वर्गीकरण किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी खगोल विज्ञान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं।
तो रसायन विज्ञान क्या होता है? वह विज्ञान जो पदार्थ मैटर की संरचना, गुण, परिवर्तन और वर्गीकरण का अध्ययन करता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सभी पदार्थ के रूप में फॉर्म्स मैटर में होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन जो है रसायन विज्ञान में किया जाता है। अतः यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन यानी रसायन सही उत्तर होगा। रसायन विज्ञान जो होगा सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण का वर्गीकरण जो है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि रसायन शब्द किस भाषा से आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। रसायन शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज संस्कृत, ऑप्शन बी इज अरबी, ऑप्शन सी इज ग्रीक, ऑप्शन डी इज लैटिन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी सही उत्तर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। यदि बात किया जाए शब्द रसायन की, तो रसायन शब्द का मूल जो होता है अल्कीमिया से लिया गया है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा शब्द खेमिया से निकला था, जिसका अर्थ था धातुओं को सोना चांदी बनाने की जो कला है। लेकिन बाद में अरबी से यह अल्केमी और फिर आधुनिक विज्ञान केमिस्ट्री के रूप में विकसित हो गया। अतः यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा कौन सा होगा दोस्तों? यानी रसायन शब्द जो है ये ऑप्शन नंबर बी यानी अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। ओके, तो रसायन शब्द का मूल अल्कीमिया से लिया गया है, जो अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्यतः मानी जाती हैं? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्यतः मानी जाती हैं? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ 5। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्यतः मानी जाती है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। तो बात किया जाए पदार्थ जो है सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ यानी मैटर वह है जिसका द्रव्यमान हो यानी मास हो और जो स्थान घेरता हो। ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं? मैटर यानी पदार्थ कहा जाता है। जैसे सामान्य अवस्थाएं 3 प्रकार की हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं 3 प्रकार की हैं दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बात करें ठोस जो होता है हमारा पहला जो है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं दोस्तों। पहला है हमारा ठोस, दूसरा द्रव्य
और तीसरा गैस है दोस्तों, ठोस द्रव गैस। यदि बात किया जाए ठोस की तो निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस का जो होता है वो निश्चित आकार और आयतन होता है। कण बहुत सघनता से पास पास होते हैं। एग्जाम्पल पत्थर, लकड़ी, बर्फ इत्यादि। इसके बाद दूसरे नंबर की बात किया जाए द्रव, तो द्रव जो होता है निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यह अपने पात्र का आकार ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी, तेल, दूध इत्यादि। यदि बात किया जाए गैस यानी वायवीय यानी गैस, न तो आकार निश्चित और न ही आयतन निश्चित होता है। कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामान्यतः मानी जाती हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यानी तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी मानी जाती हैं, 3 प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस के रूप में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। प्लाज्मा अवस्था को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, विलियम क्रूक, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा अवस्था को विलियम क्रूक ने प्रस्तुत किया था। प्लाज्मा अवस्था को विलियम क्रूक ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। विलियम क्रूक ने 1879 में कैथोड रे ट्यूब पर प्रयोग किया था। इसमें गैस के कण बहुत कम या कम दाब और उच्च वोल्टेज पर चमकदार अवस्था में दिखाई दिया और इसी के बाद इसी अवस्था को बाद में प्लाज्मा कहा गया। अतः प्लाज्मा की खोज यानी प्रस्तुति सबसे पहले क्रूक ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम क्रूक ने 1879 में किया था, 1879 में। यदि दूसरे ऑप्शंस की बात करें, यदि दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ये हमारा जे थॉमसन जो थे, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने क्या किया था दोस्तों, डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। और रदरफोर्ड, इन्होंने 1911 में, रदरफोर्ड की बात किया जाए तो इन्होंने 1911 में परमाणु का नाभिकीय मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल दिया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा, प्लाज्मा अवस्था को जो है विलियम क्रूक ने दिया था दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है।
ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो परमाणु का सबसे छोटा कण जो है, आइए देखते हैं कौन सा होगा दोस्तों। तो देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है लगभग समान भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लगभग 1836 गुना छोटा होता है। और यदि नाभिक की बात किया जाए तो नाभिक जो होता है, तो यानी न्यूक्लियस की बात किया जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समूह होता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन से कहीं भारी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी परमाणु का सबसे छोटा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, यानी परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। परमाणु क्रमांक किस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए इज न्यूट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या पर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, और ऑप्शन डी जो है द्रव्यमान की संख्या पर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो है हमेशा प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यानी परमाणु क्रमांक जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है दोस्तों। यही कारण है कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल भी परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटॉन की संख्या ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज डाल्टन, ऑप्शन बी इज लेवाजियर, ऑप्शन सी इज न्यूटन, ऑप्शन डी इज गैलीलियो। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है किसने दिया। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यदि बात किया जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है न और न ही नष्ट किया जाता है। ओके, तो अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स का कुल द्रव्यमान होता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है 1789 में एंटोन लेवाजियर ने दिया। इन्हें आधुनिक रसायन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था उसने किसने दिया था, लेवाजियर ने दिया था दोस्तों। ओके, यदि बात किया जाए अदर्स ऑप्शन की तरफ, तो डाल्टन महाशय जो थे उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों, परमाणु सिद्धांत दिया था।
न्यूटन की बात किया जाए तो गति का नियम दिया था, गति के नियम को दिया था। और गैलीलियो की बात किया जाए तो जड़त्व का नियम को बताया था दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो किसने दिया है दोस्तों? लेवाजियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो सापेक्ष सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का विचार किसने दिया था? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का विचार किसने दिया था? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर डाल्टन महाशय ने, ऑप्शन बी बेर्थेलोट ने, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो डाल्टन महाशय ने 1803 में परमाणु सिद्धांत दिया था। ओके, यानी यहाँ पर जो डाल्टन महाशय ने सबसे पहले 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि प्रत्येक तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बना होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। ओके, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान जो होती है वो अलग अलग होते हैं। इसी विचार से सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान यानी रिलेटिव एटॉमिक मास की अवधारणा सामने आई। अतः सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का विचार सबसे पहले डाल्टन ने 1803 को परमाणु सिद्धांत में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर बात किया जाए तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का विचार जो है वो डाल्टन महाशय ने दिया था, यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डाल्टन हो जाएगा। यदि बात करें अदर ऑप्शन की, यदि बात करें अदर ऑप्शन की तो बेर्थेलोट की यदि बात करें तो इन्होंने रासायनिक प्रतीकों और यौगिकों में द्रव्यमान अनुपात को समझने या समझाने में योगदान दिया, पर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मूल विचार नहीं दिया था दोस्तों। यदि बात किया जाए नेक्स्ट बोर की तो उन्होंने नाइल्स बोर जो है परमाणु का कक्षीय मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल दिया था 1913 ईस्वी को। यदि बात किया जाए रदरफोर्ड की तो रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल 1911 ईस्वी में दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का विचार मिस्टर डाल्टन ने दिया था दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं और ये हमसे क्या पूछ रहा है। पीएच का मान किसका मापक है? पीएच का मान किसका मापक है? तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पीएच का मान किसका मापक है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर अम्लीयता और क्षारीयता का, ऑप्शन बी तापमान का, ऑप्शन सी दाब का, ऑप्शन डी श्यानता का यानी विस्कोसिटी का। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही उत्तर कौन सा होगा। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, तथा यह किसी विलयन यानी सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता की माप है दोस्तों। तो यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पीएच मान अम्लीयता और क्षारीयता का माप है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पीएच का मान जो है अम्लीयता और क्षारीयता का मापक है दोस्तों, माप है। जबकि तापमान की बात किया जाए तो ये डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापा जाता है। दाब की बात किया जाए तो ये पास्कल में मापा जाता है। श्यानता की बात किया जाए यानी विस्कोसिटी की जो बात किया जाए तो पास्कल सेकेंड में मापी जाती है। अतः यहाँ करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन ए यानी अम्लीयता और क्षारीयता का माप है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl किसका उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड NaCl किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए इज सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन बी आयनिक यौगिक, ऑप्शन सी कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी जटिल यौगिक। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एक आयनिक यौगिक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है ये आयनिक यौगिक का उदाहरण है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर सॉल्ट यानी नमक कहा जाता है। यह सोडियम Na और क्लोरीन Cl से मिलकर बनता है तथा यहाँ पर Na प्लस आयन और Cl माइनस आयनों के बीच मजबूत वैद्युत आकर्षण बल होता है। इस कारण से NaCl एक आयनिक यौगिक है। ओके, चलिए तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl यानी आयनिक यौगिक का उदाहरण है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी आयनिक यौगिक। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज तथ्य, ऑप्शन बी इज नियम, ऑप्शन सी इज उपपत्ति, ऑप्शन डी इज आकलन। उपपत्ति मीन्स हाइपोथेसिस। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड में जब किसी प्राकृतिक घटना को समझने या समझाने के लिए अस्थायी रूप से कोई आधारभूत विचार प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उपपत्ति या हाइपोथेसिस कहा जाता है दोस्तों। यानी वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत को जो है वो उपपत्ति या हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस कहा जाता है। उपपत्ति हाइपोथेसिस ये जो होता है प्रारंभिक अनुमान, अस्थायी व्याख्या जिसे प्रयोग और परीक्षण से सत्यापित किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन नंबर सी यानी उपपत्ति यानी हाइपोथेसिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। रसायन विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? ऑप्शन
जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 5, ऑप्शन डी इज़ 7। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन यानी रसायन विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो रसायन विज्ञान को मुख्यतः पांच प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है दोस्तों। कितने? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रसायन विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है दोस्तों? रसायन विज्ञान को 5 शाखाओं में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला जो है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत धातु, अधातु और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पर कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे नंबर पर भौतिक रसायन के अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण और परिवर्तन और उसके सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। चौथे नंबर पर विश्लेषणात्मक रसायन, इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत पदार्थ के गुण एवं संरचना और मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। पांचवें नंबर पर जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, यानी इसमें जो होता है इसके अंतर्गत जीवित प्राणियों में रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा 15 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है रसायन विज्ञान को। पहला अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा विश्लेषणात्मक रसायन और पांचवा जैव रसायन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का क्या संबंध है? रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का क्या संबंध है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, उत्पाद का द्रव्यमान अधिक होता है, ऑप्शन बी अभिकारक का द्रव्यमान अधिक होता है, ऑप्शन सी दोनों बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान का जो संबंध होता है वो उत्पाद का द्रव्यमान से अधिक होता है और अभिकारक का द्रव्यमान से अधिक होता है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, उत्पाद का द्रव्यमान अधिक और अभिकारक का द्रव्यमान अधिक होता है। यही संबंध दोनों के बीच है, यानी दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यह कथन किसने दिया था? एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स, यह कथन किसने दिया था? तो आपको बताना है फ्रेंड्स। और आपके पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ डाल्टन, ऑप्शन बी इज़ थॉमसन, ऑप्शन सी इज़ रदरफोर्ड, ऑप्शन डी इज़ बोहर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो एटम्स आर इंडिविजिबल
पार्टिकल्स जो है, यह कथन जो है डाल्टन ने दिया था दोस्तों। ओके, ये जो है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यह कथन डाल्टन महाशय ने दिया था, यानी परमाणु अविभाज्य कण है। यह कथन जॉन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने 1803 ईस्वी में क्या करा था? परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को प्रस्तुत किया था दोस्तों। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज डाल्टन, यानी एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यह कथन जो है डाल्टन महाशय ने कहा था, दिया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं, रसायन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं है? यानी रसायन विज्ञान का जो है इन चारों क्षेत्र में से किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों? यानी रसायन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए इज औषधि निर्माण, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी उद्योग। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो रसायन विज्ञान का औषधि निर्माण, कृषि और उद्योग में प्रत्यक्ष और व्यवहारिक उपयोग होता है, जबकि संगीत में इसका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नहीं है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बट ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संगीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है करेक्ट ऑप्शन यानी रसायन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग जो है वो संगीत के क्षेत्र से नहीं है दोस्तों। 18 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। गैस के कणों के गति सिद्धांत के जनक कौन है? गैस के कणों के गति सिद्धांत के जनक कौन है? ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर डाल्टन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी बोयल, ऑप्शन डी गैल्सैक। तो आपको बताना है इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो गैस के कणों के गति सिद्धांत के जनक मैक्सवेल हैं दोस्तों। ओके, तो गैस के कणों के गति के सिद्धांत के जो जनक हैं वो मैक्सवेल हैं दोस्तों। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1860 के दशक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को गणितीय रूप से मजबूत किया। उन्होंने दिखाया कि गैस के कण निरंतर गति में रहते हैं और उनकी गति का वितरण जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी गैस के कणों की गति का सही सिद्धांत मैक्सवेल ने ही दिया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का जो गैस के कणों के गति के सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों? मैक्सवेल। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट यानी मैक्सवेल। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु में जो नाभिक होती है यानी न्यूक्लियस जो होता है
उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ थॉमसन, ऑप्शन बी इज़ रदरफोर्ड, ऑप्शन सी इज़ डाल्टन, ऑप्शन डी इज़ चाडविक। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो रदरफोर्ड ने 1911, ओके, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक यानी न्यूक्लियस की जो खोज की थी रदरफोर्ड महाशय ने किया था। रदरफोर्ड ने 1911, है ना, 1911 में गोल्ड फॉयल प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने पाया कि परमाणु में अधिकांश द्रव्यमान और सकारात्मक चार्ज एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, गोल गोल घूमते रहते हैं। यानी नाभिक की जो खोज किसने की दोस्तों? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो है परमाणु नाभिक की खोज जो है यानी न्यूक्लियस की जो खोज की रदरफोर्ड महाशय ने की थी दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी रदरफोर्ड यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज का विज्ञान का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब से ही हमें वीडियोस क्लास बनाने में मोटिवेट और ऊर्जा मिलती है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपये की ज़रूरत नहीं है, बस उसके लिए आपको सिर्फ हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस में हमेशा बने रहना है और आपको जो भी क्लास आते हैं उसको देखते रहना है। सब्सक्राइब करें ताकि हमें विभिन्न सेशन को लाने का मोटिवेट और ऊर्जा मिलती रहे दोस्तों। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जोहार। जय हिंद, जय भारत।